बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और मोदी के सामने अखिलेश और राहुल की जोड़ी एक ताकतवर साबित हो रही है और एक उत्साह और उमंग उसने पैदा किया है उत्तर प्रदेश के वोटर्स में। और कल तक जो लगता था कि बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाना, तो एक संभावनाएं बनी है और तमाम सारी सीटों के ऊपर लोग एक सकारात्मक आकलन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज हम बिहार चलते हैं और बिहार की जो पूरी राजनीति है, उस राजनीति के अंदर लगातार फेरबदल होते रहे हैं। आजकल नीतीश जी को पलटू राम के नाम से जाना जाता है। बार बार जो है वो पलटते रहते हैं और अब की बार जब उन्होंने पलटी मारी है तो उन्होंने इंडिया गठबंधन का बड़ा भारी नुकसान किया है। लेकिन जो दर्शक हैं उनको याद रखना चाहिए कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ होता, ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ होता और कुछ कमजोरियां नहीं रह गई होती, तो तेजस्वी जो है अपनी दम के ऊपर जिस कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के साथ में वो चुनाव लड़े थे, वो अपनी सरकार बनाने की स्थिति के अंदर थे। वो जो चमक पैदा हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव ने उस चमक को बढ़ाने का काम किया है। विशेष तौर पर रोजगार के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से जो है वहां पर नए रोजगारों का सृजन हुआ है, उसने पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम करने का काम किया। और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जवाब नीतीश जी को यही हो सकता था कि वो जनता के बीच में जाएं और विश्वास हासिल करने का काम करें, और उसी दिशा के अंदर वो लग गए हैं और बहुत बढ़िया उनको समर्थन सहयोग उन्हें मिल रहा है। आज हम उसी को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ में कॉमरेड राजा राम सिंह जी हैं। वो लगातार जो है विधायक रहे हैं, CPI-ML के नेता हैं और अखिल भारतीय किसान महासभा के वे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके पार्टी के 19 विधायक हैं और हमारे साथ में जो है साथी हैं, हमारे साथ में शाहिद कमाल जी हैं जो मुजफ्फरपुर से आते हैं और संपूर्ण क्रांति मंच के साथ में जुड़े हुए हैं, भारत जोड़ो आंदोलन के साथ में भी जुड़े हुए हैं और लगातार बिहार की यात्राएं करते रहते हैं। ग्राउंड से उनका लगातार संपर्क बना हुआ है। हमारे साथ में प्रोफेसर संदीप यादव जी हैं। श्यामलाल कॉलेज में आप पढ़ाते हैं और सामाजिक न्याय के एक विश्लेषक के तौर पर पूरे देश के अंदर उनको जाना जाता है। हमारे साथ में जो है CPI के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं जो डॉक्टर गिरीश जी, वो हमारे साथ में हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि आनंद जी हमारे साथ हैं, युवा साथी हैं और SKM के अंदर काफी वो सक्रिय भूमिका में रहते हैं। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के वो पूर्व MLC हैं, लखीमपुर खीरी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की राजा राम सिंह जी से, क्योंकि राजा राम सिंह जी ने खुद चुनावी राजनीति की है। तो वो और मैदान में जो पूरी लेफ्ट का जो एक प्रभाव है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसान मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पूरी विश्वास यात्रा हुई, इसको जो प्रतिसाद मिला, मेरा सीधा आपसे सवाल है कि क्या वो वोट्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा? पिछली बार जो स्थिति थी इस बार उसमें कितना बदलाव होगा? जो एक उत्साह दिखलाई पड़ रहा है वो वोट्स में कितना तब्दील हो पाएगा? कॉमरेड राजा राम सिंह जी। तो जन विश्वास रैली के संदर्भ में आज की परिचर्चा है और जिले जिले में जो तेजस्वी जी की यात्रा हो रही है उसमें भी भारी भीड़ जुट रही है। हम लोगों ने भी 3 मार्च की रैली की सफलता के लिए बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी, इस नारे के साथ जन संवाद यात्रा शुरू की है और उसके तहत खुद मैंने एक जिले का भिन्न भिन्न जगह दौरा किया तो बड़ा रिस्पॉन्स है मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का। क्योंकि इस बार मतलब
जनता समझ रही है कि हमें कुछ बड़े मुद्दों पर चुनाव करना है, जो हम लोग ले भी जा रहे हैं। अभी राहुल जी की न्याय यात्रा हुई थी तो उन्होंने भी रखा था। सामाजिक न्याय का प्रश्न तो है ही, लेकिन साथ साथ संविधान रहेगा कि नहीं, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, ये मुद्दे, और जनता इसको पकड़ रही है। किसानों की खेती बचेगी कि नहीं, नौजवानों का रोजगार बचेगा कि नहीं, महिलाओं की प्रतिष्ठा देश में बचेगी कि नहीं, तो ये सारे प्रश्न बहुत गहरे ढंग से उठ रहे हैं। बीजेपी एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही है एक ढंग से कि हम आपके विधायकों को तोड़ सकते हैं, और अभी फिर कांग्रेस के 2 विधायक, एक आरजेडी के विधायक भाजपा में गए, तो ये संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनके पास वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भी है, और भाजपा ने देश में जो भी इतना दिन तक 75 साल में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जिसको कहते हैं, वो सब को तार तार कर दिया है। वो पॉलिटिकल एथिक्स के बारे में कहते तो थे एक समय कि हम चाल चरित्र वाली पार्टी हैं, लेकिन वो सारा कुछ खत्म कर दिया है। तो जनता के सवालों पर तो उसको भी वो से जनता के मन में एक बात जा रही है कि अब सब फैसला हमें करना है। तो जो ये रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं, ये कहीं से लाए गए लोग नहीं है, ये खुद का उनका कन्विक्शन है। इसीलिए वो एक हिस्सा वहां पहुंचा है, वो बल्कि रिप्रेजेंटेटिव हैं एक बड़ी जमात के, इसलिए वोट में केवल उनके नहीं, उस पूरी जनता के वोट को ट्रांसफॉर्म होने की पूरी स्थिति बनी हुई है। वो ऐसा नहीं है कि वो वोट में तब्दील, जो रैलियों में आ रहे हैं वो वोट में तब्दील होंगे कि नहीं, वो तो आंशिक बात है। वो कहिए कि समाज के बढ़े हुए लोग हैं, वो कन्विक्शन है उनका डेमोक्रेसी के प्रति, संविधान के प्रति वो है, और वो बातें दिख रही हैं सोशल जस्टिस के प्रति। तो इसलिए, और 3 मार्च को गांधी मैदान में जो रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी। ऐसे भी अकेले जब सीपीआईएमएल रैली करती रही है, आरजेडी रैली करती रही है, तो गांधी मैदान को वो बड़े हिस्से को कवर करते रहे हैं। और इस बार जब संयुक्त रैली है तो वो तो पटना भरना चाहिए, गांधी मैदान तो छोटा पड़ जाएगा, ये तय बात है। और वहां से एक आह्वान होगा। बिहार, यहाँ से जो मूवमेंट हुए उसमें एक बड़ी भूमिका रही बिहार की, और आजादी के बाद के आंदोलनों में भी, और उससे देश में बदलाव का बिहार ने नारा दिया तो देश भी साथ खड़ा हुआ। इस बार तो पृष्ठभूमि में एक बड़ा किसान, उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है। किसान आंदोलन की अनुगूंज जो है वो गांवों में दिखती है, और किसान इस बार के चुनाव में एक एजेंडा रहने वाले हैं। उनके सामने ये आ गई है बात कि मोदी जी हमारी खेती को बेच देना चाहते थे, हमारे फसलों का वाजिब दाम नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक किसानों को है, और ये बात तय है, हम लोग भी ले जा रहे हैं इस बात को, कि वही देश पर राज करेगा जो मजदूर किसान की बात करेगा। कॉरपोरेट प्रस्त सरकारें कॉरपोरेट के पास जाएं वोट के लिए, जो कीलें ठोकी गई दिल्ली बॉर्डर पर, तो वो कीलें, वो ठीक ही एक व्यक्ति ने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह किसान नेता के आत्मा पर कीलें ठोकी गई। बिल्कुल वाजिब बात है। जहां तक इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के बनाने का प्रश्न है, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जून में बैठक हुई थी ऑल इंडिया की, ठीक बात है, लेकिन बुनियाद वो नहीं था। बुनियाद भाकपा माले के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में फरवरी में हुआ। एक रैली के बाद महाधिवेशन में एक सत्र विपक्ष की एकता पर हम लोगों ने डोनेट किया था, जिसमें तेजस्वी जी, नीतीश कुमार, सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के, एक दलित नेता हैं, एमपी हैं तमिलनाडु के, ये सारे लोग आए थे, और वहां पर इसकी बुनियाद पड़ी। बल्कि सलमान खुर्शीद साहब ने एक जुमला कहा
कि जब इधर से बात उठी कि भाई विपक्षी लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि प्यार में अक्सर होता है कि पहले आई लव यू कौन बोले। तो हमने कहा कि आई लव यू बोलने का मंच हमने प्रोवाइड किया है, आई लव यू बोलिए और एक दूसरे को नजदीक आइए, और वहां से शुरुआत हुई। तो अभी भी वो ताकत है, लेफ्ट की बिहार में मजबूत ताकत है, और उसके 19 के 19 विधायक वो कहीं पिंजड़े में बंद नहीं हुए, कहीं उनको कहीं ले नहीं जाया गया, वे नुक्कड़ पर चाय घूम करके पीते रहे, और किसी की औकात किस्मत के दौर में जो बातें आई सामने, वो डिटर्मिनेशन लेफ्ट का अभी भी बना हुआ है, सीपीआईएमएल का आज भी वो तेवर बना हुआ है। और हम इन बैठकें की हैं, 3000 छोटी बड़ी सभाएं की हैं, आपको सैकड़ों प्रचार गाड़ियां 2 दिन में निकलने वाली हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी चल रही है। तेजस्वी जी की यात्राओं में अलग से वो भारी भीड़ जुट रही है जिले जिले में, जिसमें भी हम भाग ले रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि गांधी मैदान की यह रैली ऐतिहासिक होगी, और देश में सच पूछिए तो इसी तरह के संदेश की जरूरत है। आजादी की लड़ाई में जब कंपनी राज थोप देने की कोशिश हुई थी तो तमाम वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेसी एक हुए थे। उसी तरह से आज भी जब कंपनी राज 2 बनाने की कोशिश चल रही है, डेमोक्रेसी को खत्म कर देने की कोशिश की जा रही है, तो फिर से इन ताकतों की एकता देश के लिए बहुत ही सुकून देने वाली बात है। हम तो यही कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार देश की जनता लोकतंत्र को, संविधान को बचाए, अपनी खेती को बचाए, नौजवान अपने रोजगार को बचाएं, छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा को बचाएं, और देश बिल्कुल, यह धरती बुद्ध की धरती है, यह धरती लिचिस्तान देगी। तो हम तो इसी आशा के साथ इस रैली की सफलता की कामना कर रहे हैं, और दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद राजाराम जी। जनतंत्र की एक तरीके से नर्सरी है, शुरुआत वहां से हुआ। लक्ष्मी गणतंत्र सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है दुनिया के पैमाने पर, और वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी समाजवादी लोग मिल करके सामने आए, तो निश्चित रूप से इसका तो परिणाम निकलना ही निकलना है। और बिहार की धरती से नीतीश कुमार जी ने, ठीक है, ये सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, और उनके जाने से ये थोड़ा सदमा लगा है, लेकिन जब गाड़ी चल पड़ती है तो फिर वो रोकने से रुकती नहीं है। और बिहार से वो गाड़ी चल करके, निर्णायक तो देखिए हमारा उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से अभी थोड़ी शिथिलता दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से बिहार में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और समाजवादी एक साथ एकजुट हुए हैं, तब उसकी ताकत बनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी भी एक साथ होने में थोड़ा देर लगा, और यहाँ पर कम्युनिस्टों को अभी तक कम्युनिस्ट फ्रंट पर आ नहीं पाए, हाशिए पर है। तो क्या वो बिहार में जो हवा, जो ये समा बांधे हैं अपने तेजस्वी जी, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसकी संभावना देख रहे हैं अपने शशांक जी? क्योंकि हमने देखा कि आगरा में इनकी रैली को विदा होते होते अखिलेश जी वहां पर हुए, और वहां पर आगरा में गजब का सैलाब था, गजब का उत्साह था जनता के बीच में और वहां के लोगों के बीच में। तो क्या उसकी प्रतिध्वनि उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगी, शशांक यादव जी? धन्यवाद तिवारी जी। जो आपका प्रश्न है, बहुत वाजिब प्रश्न है कि प्रतिध्वनि जरूरी है, और जनता में जो नाराजगी है उसकी प्रतिध्वनि राजनीतिक मंचों से आती है। जनता कहाँ इकट्ठा हो, जनता, ये रैलियां जो होती हैं वो प्रतिरोध का एक प्रतीक होती है। अगर लीडरशिप निकल के नहीं आएगी तो वो अपना एकजुटता, अपनी सहभागिता कहाँ से सिद्ध करेगी? बिहार में जो लेफ्ट के लोगों ने और तेजस्वी जो लेके निकले हैं, ये जनता, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं राजाराम जी कि वो तो स्वतः स्फूर्त है। वो भीड़ कोई लाई हुई भीड़ नहीं है। इस समय इतने संसाधन विपक्ष के पास उपलब्ध नहीं है कि वो इतनी भीड़ को कैरी कर ले, ट्रांसपोर्ट कर ले। ये जनता निकल के खुद आ रही है,
और जो सबसे बेहतरीन चीज होती है कि जब लीडर एक मंच प्रोवाइड, वो मंच लीडर का नहीं होता है, लीडर जब निकलता है तो वो एक जनता को वहां आने का, सहभागिता करने का वो एक जनमंच बन जाता है। तो ये रैलियां एक जन आक्रोश को साबित कर रही है, जनता की जो हताशा है उसको साबित कर रही है, जनता का जो गुस्सा है उसको साबित कर रही है। जो प्रश्न आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किया है, निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ देर हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार से जो हवा शुरू हुई है, चूंकि गठबंधन की बात भी शुरू हुई थी और संयुक्त रैलियों की शुरुआत भी, अब तो चीजें खुल के आ रही हैं। जब मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव चल रहा था तो इंडिया की एक बैठक शुरुआत में ही होनी थी, अगर उस समय हो जाती तो शायद ये इनका नीतीश जी का जाना भी शायद ना होता, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। लेकिन जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है, और एक चीज बड़ा क्लियर है, नेता बड़े गौड़ हो गए, जनता का ध्रुवीकरण बड़ा स्पष्ट हो चुका है, भाजपा के पक्ष में भी स्पष्ट ध्रुवीकरण है और भाजपा के विरोध में भी ध्रुवीकरण है। अब हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि संविधान सम्मत विचार आगे आए, धर्मनिरपेक्षता के विचार आगे आए, भाईचारा और संदेश का, प्रेम का संदेश आगे आए, तो अब हम लोग पे अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि जो समान विचारधारा के साथी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के भी जो भी ताकत है, वामपंथी ताकत है, उनको भी साथ में लाने की कोशिश हो, और तमाम ऐसे राजनीतिक जो किसी भी हालत में भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं और चुनावी राजनीति में नहीं है, उनको भी साथ लेने की कोशिश का विचार चल रहा है, उस पर भी हम लोगों ने विचार रखा है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आगरा से शुरुआत हुई है वो एक अच्छी शुरुआत हुई है, और आने वाले दिनों में प्रदेश में रैलियों की एक श्रृंखला चलेगी, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया के गठबंधन के प्रमुख साथी उसमें शामिल होंगे, ताकि एक बड़ा मंच तैयार हो जनता के सामने कि विकल्प है। ये चीज भी साबित करनी बहुत जरूरी होती है कि हम एक वास्तविक विकल्प है, इंडिया गठबंधन जो है, और वो रैली ही सबसे बड़ा माध्यम होती है, और संयुक्त रैलियां हो ताकि वर्कर्स के बीच में भी दोस्ती प्रारंभ हो। अभी तमाम नीचे के स्तर पे वर्कर्स में वैचारिक साम्यता तो है, लेकिन अभी व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। ये रैलियां वो भी प्रोवाइड करेंगी कि कांग्रेस का वर्कर जो हमारा ब्लॉक लेवल का है, जो हमारे बूथ लेवल का है, और जो सपा का वर्कर है हमारा, तो वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलके ताकत को बनाएंगे। तमाम लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि ये किस दल में किसकी जो है, वो नेता को तो जानते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के आपस का उतना परिचय नहीं होता है। ये रैलियां एक शुरुआत यहाँ से आगरा से हुई है और ये पूरे प्रदेश में चलेगी, और मुझे लग रहा है कि रैलियों के साथ साथ जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, एक कंसेप्ट अभी भी मैंने देखा, चूंकि वामपंथी साथियों से भी मेरी मित्रता रही है और सपा का तो मैं हुई हूँ, हम लोग का एक आदत रही है कि चौराहे चट्टी पर जन पंचायतों को या नुक्कड़ सभाओं को हम इत्तिश्री कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया है उतने करके। जरूरत उसको और नीचे तक ले जाने की है, क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव है कि एक घर के अंदर भी वोटर का डिवीजन है। बुजुर्ग का पैटर्न अलग है, महिला का पैटर्न वोटिंग का अलग है, और युवा का पैटर्न अलग है। जो 25 साल तक का वोटर है वो फेसबुक और मोबाइल पर और राष्ट्र प्रेम और धर्म के नाम पर कुछ ज्यादा ही वो भी रंग में रंगा है, उसको टच करने की जरूरत है। और आप महसूस करेंगे जितने भी साथी यहाँ पर हैं, सभी राजनीतिक रूप से सक्रिय साथी हैं, जो चीज जो 25 साल से नीचे तक का वोटर जो हम 12 और 14 तक हमने देखा, उसके बाद उसकी संख्या, भीड़ तो आ रही है, भीड़ के वर्ग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 40 साल से नीचे का जो वोटर है वो लगभग 65% है। तो यूथ पर एक, क्योंकि आप कोई भी, इतनी बड़ी आबादी है देश की कि 1-2 लाख की रैली अब कोई बहुत बड़ी रैली नहीं मानी जाती है। 1-2 लाख की रैली अगर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे तो एक
जनपद में आप कर सकते हो, लेकिन जिसको कहते हैं कि वैचारिक चेंज में कि पार्टिसिपेशन किन लोगों का है। मेरी जो चिंता है वो चिंता ये है कि इन रैलियों में मैं देख रहा हूँ, राहुल जी की भी रैली को मैंने इधर देखा, तेजस्वी जी की रैली में जरूर मैं देख रहा था कि युवा जो एकदम युवा है 18, 20, 25 साल, उसकी तो भरमार थी, और जो उन्होंने चूंकि नौकरियों वाला एक क्रेडिट जा रहा है उनको, लेकिन बाकी जगह पर आप भी देखिए, मेरा अनुभव गलत, भगवान करे मेरा अनुभव गलत हो, लेकिन जो साथी बैठे हुए हैं वो उस पर गौर करेंगे कि 25 से नीचे वाला जो पार्टिसिपेशन है वो उतना नहीं है जितना 25 से ऊपर वाला है। ये मैंने स्पेसिफिकली पत्रकार भी रहा तो मैंने इस पर ज्यादा थोड़ा सा ये पिछले 2-3 महीने से मैं गौर कर रहा हूँ, और मैंने तो अपने यहाँ पर इसीलिए जोर दिया है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं यूथ फ्रंटल्स की तरफ से हम लोग, मैं तो 2-3 सीट्स को देख रहा हूँ, उन पे कर रहा हूँ, उसका परिणाम भी मिल रहा है। जैसे यूपी में अभी 55 लाख बच्चों ने पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरा था। समझ लीजिए करीब 300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के पास आया, और सरकार ने करीब करीब 2 महीना लगा दिया, तमाम गिरफ्तारी करी और मानने को तैयार नहीं थी कि पर्चा लीक हुआ है, और अंत में आके सरकार ने माना भी। तो इसके ये 55 लाख का मतलब हो गया कि लगभग हर लोकसभा सेगमेंट में 70,000 का एवरेज आएगा कि 70,000 फॉर्म भरे गए। 80 लोकसभा हैं और 55 लाख फॉर्म भरे गए। इस सेगमेंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब युवा है बच्चे, और उनके साथ धोखा हुआ है, और जब जगह निकलेंगी तब तक ये बेचारे ओवर एज तमाम लोग इसमें हो चुके होंगे। मैं हो सकता है आपके मूल प्रश्न से भटक गया हूं, लेकिन मुझे अंत में यही कहना है कि रैलियां जो है जरूरी है, रैलियां प्रतीक हैं, लेकिन रैलियां ही सब कुछ नहीं है। हमें रैली के बाद जो हमारे रैली में नेता बीज तो वो आता है, लेकिन उस इलाके के बीज को सेने का काम हम लोग छूट जाते हैं। भाजपा में वो काम आरएसएस करती रहती है, और हमारे यहाँ हम लोग उसी से इफ्तिश्री मान लेते हैं एक अच्छी रैली को। रैली के बाद का काम ज्यादा बड़ा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को, वर्कर्स को जरूरत है। मुझे लग रहा है अभी इस दिशा में और काम करने की जरूरत है। मैंने अपनी आशंका आपसे जाहिर करी है, और भगवान करे मेरी आशंका गलत निकले। जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो सही है आपका विश्लेषण। अब हम चलते हैं दिल्ली। डॉक्टर संदीप यादव जी मूलतः तो इस समय अध्यापक हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और खास करके जो बहुजन राजनीति पर आप गहरी दृष्टि से आप रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो आप ये खास करके ये बिहार की राजनीति में तेजस्वी जी का ये अभियान, और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं से अब तक का सन्नाटा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं संदीप यादव जी? एक्चुअली ये सन्नाटा तो नहीं है, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही सही बात कही सुनील जी ने कि जिस तरह से तेजस्वी ने अपने जो पहला गठबंधन हुआ था जेडीयू का, उसके बाद जो बिखराव हुआ, उसके बाद जो उन्होंने अपने आप को उससे अलग किया और उसके बाद संभाला, ये तेजस्वी की जो एक तरह से रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई वो कोविड के दौरान जो इलेक्शन हुआ पिछला, उसमें हुई। उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने हॉस्पिटल की बात की, उन्होंने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का सवाल उठाना शुरू किया, उसने अपना फल दिया। और उसने सबसे पहला काम किया, उनकी इमेज को सुधारा। खास करके आरजेडी के साथ मीडिया ने उस तरह से कभी न्याय किया भी नहीं, करती भी नहीं, क्योंकि उसने उनके जो प्रिविलेज था, जो मीडिया के लोग कंट्रोल करते हैं मीडिया को, उसको चुनौती दी थी। आरजेडी का जन्म ही उसी से हुआ था। तो बेसिकली हमेशा मीडिया ने डिफेम किया आरजेडी को। तो तेजस्वी उसको तोड़ने, पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा आरोप भी लगा कि मैनेज किया गया था। बहुत सारे साथियों को ऐसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे देने की वजह से, दूसरा कुछ मैनेजमेंट की वजह से उनको रोक दिया गया, अदरवाइज वो चीफ मिनिस्टर होते। बहरहाल उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत सुधारा है। बस मसला यहाँ पर दो तरह का बनता है कि वो इस लोकसभा चुनाव में कैसे इन वोट्स को, मतलब जो उनके लोग, ये बहुत ही स्वाभाविक है, इसको भीड़ कहना ना, इसको रैली भी कहना और भीड़ कहना, मुझे लगता है कि एक जनता की संवेदनाओं का अपमान है। इसलिए अपमान है क्योंकि
ये जब जनता दल यूनाइटेड सब कुछ बढ़िया चल रहा था बिहार में, तो जनता दल यूनाइटेड बिना कारण के, और वो जो कारण है वो कोई पद और नहीं है, वो आप समझ रहे हैं कि क्या कारण है, और उसकी वजह से जो टूटना हुआ और उसके बाद जो तेजस्वी जनता में गए हैं, वो उनके एक स्वाभाविक जनता से कनेक्ट को दिखा रहा है। ये प्रेम है जनता का उनसे, और इसकी वजह से ये भीड़ आ रही है। ये भीड़ ऐसी कोई नहीं है क्योंकि वो आदमी कुछ गलत पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, वो हॉस्पिटल्स की पॉलिटिक्स कर रहा था, नौकरियों की पॉलिटिक्स कर रहा था, स्कूलों की दशा और दिशा सुधर गई है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर से व्यक्तिगत तौर पे 2 बच्चों की नौकरी लगी है बिहार में, जो बच्चे अच्छे थे, टैलेंटेड थे और नौकरियों का इंतजार कर रहे थे। मैं यूपी के बॉर्डर इलाके से आता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि बेसिकली तेजस्वी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं और उभर चुके हैं बेसिकली। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश का आपने सवाल पूछा, अभी हमारे साथी शशांक जी सही कह रहे थे कि बेसिक अंतर एक्चुअली आप रैली निकाल लीजिए, यात्रा निकाल लीजिए, जनता के साथ आपको, जैसे आप खेती करते हैं तो रेगुलर कल्टीवेट करने की जरूरत है, वैचारिक कल्टीवेशन आपका कोई संगठन करता है, आरएसएस है बीजेपी के साथ, बीजेपी कुछ नहीं करती है जमीन पर। तो आपको उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना था जो कल्टीवेट करते आपके आइडियोलॉजी को, जो लगातार आपके लिए काम करते। और यही डिस्कनेक्ट है, यही अंतर है बिहार और यूपी में कि आप जैसे हमारे एक साथी जुड़े हुए थे कि बिहार में जो जाति, एक तरह से जो जातियों के जो उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन था, वहां जो जनता में एक चेतना थी, जो काम किया गया वैचारिक लेवल पर, चाहे लेफ्ट ने किया, चाहे समाजवादियों ने किया, चाहे कोई आवाज आ रही है पीछे से कहीं से, किसी का माइक ऑन है। जी, मेरा ये कहना था कि जो वैचारिक काम हुआ है बिहार में वो यूपी से अलग है, और इसी की वजह से बिहार का ये जो राजनीतिक जमीन है वो डिफरेंट है, और इसीलिए वो डिफरेंट रिजल्ट भी देगी इस बार। यूपी में रही बात, तो थोड़ी सी देर मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा भी बहुत सही जा रही है। अखिलेश जी भी, अगर ये लोग मेहनत करते हैं, अब कितना मेहनत करते हैं इस 3 महीने में, इस पर निर्भर करेगा, लेकिन अंतर तो स्पष्ट है, बिहार बहुत आगे जा चुका है। और तेजस्वी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही क्लियर है। उन्होंने 2 बातें कही अपनी रैली में कि ये खाली माई की बात नहीं है, बाप की भी बात करूंगा, बी से बहुजन, ए से अल्पसंख्यक अगड़ा, और ए से आदिवासी, और पी से पुअर। तो उन्होंने बाप की भी बात की है। उन्होंने बेसिकली समावेशी राजनीति की बात की है, और वो जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, हर वर्ग को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां हर वर्ग को मिली हैं। बहुत सारी वैकेंसी जो उन्होंने निकाली थी रोक दी गई हैं। तो और उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में देखिए, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो आरओ हो, या फिर पुलिस की भर्ती हो, या फिर कोई भर्ती हो। लेखपाल की भर्ती में कुछ दिन लड़कों को ज्वाइन करा के फिर उनको हटा दिया गया है। उसमें से कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर उस नौकरी को ज्वाइन किया था, अब उनका घर कैसे चलेगा? तो ये सब सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष को, जैसे सीबीआई ने आज नोटिस भेजी है अखिलेश जी को, ये कहीं ना कहीं दबाव की पॉलिटिक्स का मसला है, और इस पर अखिलेश जी को जनता के साथ अपनी पूरी वैचारिक मजबूती के साथ अपने विपक्ष को एड्रेस करना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा, और तब हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट आए, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर गिरीश। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी भी हैं, और आप उत्तर प्रदेश से खुद आते हैं। जिस तरीके से बिहार में हम उभार देख रहे हैं, या पूरे देश के पैमाने पर जो प्रयोगशाला बिहार में बनी है, वो प्रयोगशाला हमको लगता है कि पूरे देश में उसको बनने की आवश्यकता है, और उत्तर प्रदेश में भी उसकी आप कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं? और बिहार में यह जो रिस्पांस निकल के आ रहा है तेजस्वी की रैली का, वो रिस्पांस राहुल गांधी की यात्रा से भी तो निकल रहा है, लेकिन जो रिस्पांस वहां उसका निकल रहा है, आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर गिरीश जी? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। म्यूट हो गया जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि ये जो यात्राओं का महत्व है भारत की राजनीति में, ये बहुत ज्यादा है, और इससे राजनीतिक शक्तियों को फायदा होता रहा है। चाहे वो नकारात्मक राजनीतिक शक्तियां हों, उन्होंने भी यात्राओं से लाभ उठाया है,
और जो सकारात्मक और प्रगतिवादी धारा है उसने भी इन ऐसी यात्राओं से लाभ उठाया है। मुझे याद है कि अडवाणी जी ने एक नकारात्मक यात्रा की थी और सारे देश में दंगे भी हुए थे, और उस समय जो ध्रुवीकरण की नींव पड़ी थी वो नींव आज तक हमारे देश को परेशान कर रही है और देश को बर्बाद कर रही है। ये नकारात्मक यात्रा का प्रतिफल था। दूसरे मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। लंबा जीवन राजनीति में बीता है। एक क्रांति रथ चला था और मुलायम सिंह जी तब उतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उस क्रांति रथ ने मुलायम सिंह जी को बड़ा नेता बना दिया था और सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस की जो शक्तियां थी वो ध्रुवीकृत हुई थी। इस यात्रा में वामपंथियों की एक बड़ी भूमिका थी और एक ये जो नया महाज बनकर तैयार हुआ था उसने भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में चुनौती दी थी। मैं दूसरी बात को भी कहना चाहूंगा, जब मुलायम सिंह जी का तालमेल अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों से होने लगा और दादरी में 2562 एकड़ किसानों की जमीन लेकर के अंबानी जी को दे दी, तो किसानों के पक्ष में बीपी सिंह, राज बब्बर, डॉक्टर गिरीश यानी सीपीआई तमाम लोगों ने एक यात्रा आयोजित की थी और संदेश दिया था कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए बदलाव भी जरूरी है और बदलाव हुआ था। तो इन यात्राओं का इस तरह से महत्व है। आज बड़ी अच्छी बात है कि बिहार में ये यात्रा आरजेडी निकाल रहा है और उसके जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, मैं उन्हें उत्तर भारत के दूसरे युवा नेताओं से थोड़ा अलग मानता हूं क्योंकि उनका राजनीतिक जो चिंतन है वो थोड़ा साफ है। वो डायलेमा की स्थिति में नहीं है। दो सवालों पर धर्मनिरपेक्षता हो और या सोशल जस्टिस का सवाल हो, उन पर उनकी स्थिति औरों से अधिक साफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसका संदेश देने में कामयाब रहे। हम केवल धर्मनिरपेक्षता या ये सोशल जस्टिस को नारे तक ही सीमित रखें तो बात नहीं बनती है। लेकिन जब वो संयुक्त सरकार थी पलटू राम जी के साथ, तो उन्होंने जिस तरह से रोजगार के मोर्चे पर और अन्य दूसरे मोर्चों पर काम करके एक आवाम को संदेश देने का, नौजवानों को संदेश देने का काम किया है, वो बेहतरीन है। वो एक उदाहरण है उत्तर भारत के लिए। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जमीन इस समय उत्तर भारत में बदलाव की शक्तियों के लिए सबसे मजबूत और उर्वरा जमीन है। वहां जातीय उत्पीड़न के विरोध खड़ी होने वाली ताकतें भी हैं। वहां जातीय उत्पीड़न के विरोध में शुरुआत करने वाले वामपंथी और समाजवादी आज से ज्यादा मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तेजस्वी जी का दृष्टिकोण है वो ऐसी ताकतों के प्रति सकारात्मक है और मिलकर के काम हो रहा है। अभी मुझसे पहले किसी साथी ने कहा कि उन्होंने रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली की थी। मुझे याद है 2 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वहां रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली का नारा दिया था, लेकिन उसी दिन नीतीश जी ने कोई दूसरा कार्यक्रम उसमें लगा दिया और एक अन्य कॉलेज में मीटिंग हुई और वो लाखों की रैली थी। तो वहां वामपंथियों की जड़ें बहुत मजबूत है और अच्छी बात है कि इस यात्रा में भी वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और एक संदेश जा रहा है। और संदेश ये जा रहा है, नीतीश कुमार जी के पाला बदल के बाद वहां ये संदेश चला गया है कि अब कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार मीन्स भारतीय जनता पार्टी, ये संदेश चला गया है। और जो विधानसभा में जो चूके और भूलें हुई थी और जो नीतीश जी ने भी, मुझे ही पता है 16 सीटें तो उनके अधिकारियों ने टेलीफोन करके कोई 16 वोट से हराया, कोई 14 वोट से हारा। सीपीआई की ही 2 सीटें उन्होंने हरवाई थी। तो इस तरह जो हुआ था, मैं समझता हूं कि उससे बचने के प्रयास इस बार वहां किए जाएंगे। तो इस तरह ये यात्रा मुझे बहुत सकारात्मक लग रही है। ये ध्रुवीकरण पैदा करेगी
और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देगी। और जो इंडिया गठबंधन का देश के पैमाने पर नारा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, उसको बिहार में एक मजबूत आवाज मिलेगी और बिहार एक योगदान करेगा भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय सत्ता में आने से रोकने के लिए। अब मैं यूपी पर आता हूँ। शशांक जी की चिंताओं से और विवेक यादव जी की चिंताओं से हम सभी सहमत हैं। और मैं जानता हूं कि शशांक जी ने तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस बात का प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी शक्तियों के साथ समाजवादी पार्टी की एकता हो, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद पहले भी दिया था, दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का माजरा ये है तिवारी जी कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला, उसके जो दो बड़े धुरी हैं, उनका परसेप्शन उतना क्लियर नहीं है, न तो धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर और न सोशल जस्टिस के सवाल पर, और न ही वो अधिनायकवाद के खिलाफ उस तरह की लड़ाई लड़ पाए जैसी बिहार में लड़ी गई। यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ निरंतर बुलडोजर चलता रहा। धीरे धीरे वो दलितों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों के खिलाफ होता चला गया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बड़ी शक्तियां हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो बड़ी शक्तियां हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकली। अगर आज वो सड़कों पर निकलते और हम जैसे सड़कों पर ही रहने वाले वामपंथी साथियों का सहयोग करते, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के कह रही है अभी 8 जीतते हैं, अब हम 80 जीतेंगे, ये मौका नहीं मिलता। और अगर ये जमघटा जो वामपंथी दलों को और जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी समस्त ताकतों को लेकर के बनाया गया होता, तो जिस तरह से कल सपा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के टूट हुई है, 8 MLA तितर बितर हो गए, ये नहीं होता। एक जो क्लाउड बनता है, एक शक्ति बनती है, उसके दबाव में भी बहुत सी चीजें जुड़ी रहती हैं। और इन विधायकों की ये हिम्मत नहीं हुई होती कि वो छोड़ के जाएं, लेकिन उन्होंने भांप लिया कि ये एकजुटता हो नहीं पा रही है और ये जो गठबंधन है वो उतना कारगर गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा राहुल जी की यात्रा का, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जिले उत्तर प्रदेश के काट दिए और जिन जिलों से वो गुजरे भी, उनमें से बहुत से जिलों को लांघते हुए चले गए, जिनमें से हाथरस जिला है, जहां कांग्रेसी जन झंडा लिए सड़कों पर खड़े रहे और राहुल जी ने उनसे गाड़ी रोक करके एक माला तक स्वीकार नहीं की। इस तरह की कमजोरियां भी हुई हैं। और जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो अपने आप उसके नेता दावा भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हमें छोड़ना चाहिए, तो नेतृत्व तो उन्हीं के पास है। उन्हें जो कार्य करना चाहिए था, एक तरफ एनडीए है जो तिनका तिनका जोड़ रही है, कहीं से भी उसे एक व्यक्ति भी मिलता है उसको वो अपने गठबंधन में ला करके और अब की बार 400 पार का नारा चरितार्थ करने की कोशिश में लगी है। और एक तरफ हमारे सेक्युलर लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, बीजेपी विरोधी ताकतें हैं, जिनमें एक नहीं हो पा रहा। एक बार बैठ के बात करने का मौका भी इन बीते 5-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी ताकतों के बीच नहीं आया। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमने चिट्ठियां लिखी, हमने अखबारों के माध्यम से संदेश दिया, हमने जो समाजवादी पार्टी में शशांक जी जैसे जो लोग हैं, सुचिंतित लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनके जरिए भी संदेश दिए, लेकिन ये मौका नहीं आया। टूट फूट भी हो रही है, सड़कों पे निकल नहीं पा रहे, भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले पा रहे। अब आज सीबीआई का नोटिस भी आ गया, लेकिन मैं नहीं समझता क्यों ये काम नहीं किया जा रहा कि जो सारी शक्तियां हैं, जो भारतीय जनता भी उत्तर प्रदेश में वामपंथी दलों ने, तिवारी जी आपके नॉलेज में है, 11 अक्टूबर को और लखनऊ में एक बड़ी रैली की, तो उस ताकत को आप क्यों छोड़े पड़े हैं? और वामपंथी लोग अन्य ताकतों को भी साथ लेकर आने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसीलिए बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। यहाँ नई रैलियां हो रही हैं, एक यात्रा आई और आकर के चली गई और दूसरे लोग घरों में बैठे हुए हैं। वामपंथियों ने
जितना उनकी ताकत है उतना प्रयास किया और वो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मेरी अपील होगी, अंत में कह रहा हूं, कि जिनके जिम्मे है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अगुवाई का ताज जिनके सिर पर बंधा है, उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा। वो व्यक्तिवादी ढंग से काम करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। 80 सीटों का मामला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता की जरूरत है। मैं अपील कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अभी 2 हफ्ते हैं चुनाव की घोषणा होने में। मेरी ये अपील होगी कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मिलजुल करके काम किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक कहा किसी साथी ने, ध्रुवीकरण हो गया है, बीजेपी के पक्ष वाली जनता और बीजेपी के विपक्ष वाली जनता। लेकिन बीजेपी के पक्ष वाली जनता का दृष्टिकोण साफ है, उसके सामने एनडीए है और बीजेपी है। लेकिन बीजेपी के विपक्ष वाली ताकतों को अभी भरोसा नहीं जग पा रहा कि कोई मजबूत गठबंधन सामने आएगा। उसे लाने की जरूरत है और वामपंथी साथी उसमें योगदान करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमियां किसी में भी हो सकती है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसको सुधार लेना ही ये सही निर्णय होता है और ये सफल नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। अब हम चलते हैं फिर बिहार। हमारे बिहार में संपूर्ण क्रांति मंच के साथी हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं ये शाहिद कमाल जी। शाहिद कमाल जी, संपूर्ण क्रांति ने तो पूरे देश में एक ये परिवर्तन की लहर लाई थी और बिहार कहीं न कहीं इसका नेतृत्व करता है। एक बार फिर बिहार के जिम्मे आ रहा है देश का नेतृत्व। तो क्या ये जो बिहार की आंधी है, आपके ये जनविश्वास यात्रा की ये आंधी देश के पैमाने पर भी आगे बढ़ पाएगी? कमाल साहब। बिल्कुल बढ़ पाएगी। और आप जैसा सब लोगों ने कहा, ये जो अभी तेजस्वी यादव जी की यात्रा है वो बहुत सफल या उसको कहें कि बहुत ही उत्साहित करने वाली है तमाम उन लोगों के लिए जो भाजपा को आज के दिन में भाजपा और उनके एलाइज को हराना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये एक बहुत ही बेहतर या आशाजनक कह सकते हैं। और देखिए, बिहार में ऐसे भी भाजपा बहुत मजबूत कभी नहीं रही है। कोशिश जरूर करती रही है, लेकिन आज तक उनको अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला है कि उनके नाव को आगे ले जा सके। तो ये है। दूसरी बात कि ये तो समाजवादियों की धरती है, तो यहाँ पिछले चुनाव में भी देखेंगे जब विधानसभा के, तो उस समय भी 2 चीज जो है वो बहुत स्पष्ट ये हुआ था। एक तो ये कि बेरोजगारों को एड्रेस किया था तेजस्वी यादव ने और उसका एक आउटकम उस इलेक्शन में दिखने को मिला। उसी के साथ हम लोगों ने एक डिमांड उनसे कहा था कि आप मैनिफेस्टो में शिक्षा को महत्व दीजिए और 13-14% बिहार खर्च करती है, उसको 23% 24% तक ले जाइए। तो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा भी किया था, हम लोग मिल के कहा, तो उसको उन्होंने जोड़ा भी और भी कई चीज उनको जोड़ा। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं वो तेजस्वी यादव समझते हैं। और अभी जो एक निराशा नीतीश कुमार के जाने से हो रहा था, तो वो अच्छे समय में तुरंत रैली निकाल करके जनता में उस बात का मैसेज दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जनता तो पहले से तैयार है। जो फिजिबिलिटी अपनी साबित करेगा कि भाई हम सरकार बनाने के लिए फिजिबल हैं, जनता उसके तरफ आएगी। और नीतीश कुमार के जाने से एक जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो वो जनता जो डायलमा में नीतीश कुमार के साथ चली गई थी, यानी अति पिछड़े और महादलित, वो कई कारणों से, एक तो जो लंबे समय तक के नीतीश की सरकार रही और ठीक है शुरू में पंचायत में आरक्षण दिया, उसका उनको लाभ मिला, लेकिन उस पंचायत के बाद उसका कोई बहुत भला नहीं हुआ, तो उससे थोड़ा एनवांस भी था। तो अब वो जो है वो तेजस्वी यादव के साथ या राजद और महागठबंधन के साथ वो जुड़ जाएगी, ये उम्मीद की जाती है। चूंकि वो स्वाभाविक रूप से वो उधर नहीं थी, जिस तरह का नीतीश कुमार ने बनाया था अपना ये, वो उसमें वो स्वाभाविक वो जुड़ाव नहीं था। अब जो है, जो पहले का जुड़ाव था कि तमाम जो दलित पिछड़े अकलियत ये सब एक साथ मिल करके एक साथ ये करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे, सत्ता को बदलेंगे, तो वो फिर एक बन रहा है ये।
तो अभी तो हम ये समझते हैं कि बिहार में बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं और उसी का अक्कासी जो है वो आप तेजस्वी यादव के रैली में देख रहे हैं, जो अभी निकल रहे हैं वो। और भी यहाँ वामपंथियों की भी ताकत है और उसके साथ साथ यहाँ पार्टी के अलावा जो सामाजिक ताकतें हैं, बहुत सारे जो वैसे जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव में खड़ी नहीं होती हैं या खड़ी भी होती हैं तो उनको सीट नहीं आता है, तो ऐसी ताकतें भी भाजपा के खिलाफ काम कर रही है। और उसी ताकतों को लेकर के भारत जोड़ो अभियान पिछले 2 महीने से कैसे चुनाव में दखल दिया जाए, सामाजिक संगठन मिलकर के कैसे चुनाव को बेहतर इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाएं, इसके लिए काम कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम लोग अब तक 17-18 कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सघन रूप से काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं और निश्चित रूप से बिहार इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा किसान नेता हैं ऋषि आनंद जी, और ये खास करके जो गैर राजनीतिक संगठन अपने आप को कहते हैं कि हमारा राजनीति में हमारा कुछ नहीं, लेकिन उनकी भूमिका हम देखते हैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रही है। हम जहां बात सुनते हैं, जहां सुनते हैं तो लोग लगे हुए हैं सर्वे में और अपने तरीके से अभियान आंदोलन में आप सारे लोग जुड़े हैं। तो ऐसी हालत में ये जो तेजस्वी जी की ये जो जन विश्वास यात्रा निकल रही है, क्या उसको आप इसमें कितनी ऊर्जा देखते हैं, इसका कितना असर पड़ पाएगा, सबको बांट पाएंगे पूरे बिहार को? आप म्यूट हैं। जी, तो जैसा शाहिद कमाल जी बता रहे थे, बिहार में पहले ही से जितने जन संगठन है, जितने सामाजिक संगठन है, उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम लोग भाजपा को हराने के लिए जो भी कोशिश होगी, जो भी हम लोग कर सकेंगे, वो सब हम लोग कर रहे हैं। और शाहिद कमाल जी ने उसका एक रिपोर्ट भी बताया कि हम लोग 17-18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो भारत जोड़ो अभियान के तहत काम कर रहे हैं, और भी अलग अलग लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान और बाकी लोग सब काम कर रहे हैं अपना अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। तो सामाजिक संगठन और गैर ये चुनावी पार्टी के बाहर के जो राजनीतिक संगठन है, इस तरीके के जो जन आंदोलन है, वो सब मतलब कि पूरी ताकत के साथ भाजपा को हराने की कोशिश में हैं और उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है, अलग अलग तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सभा की जा रही है और उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरा चीज है कि ये जो जन विश्वास यात्रा है तेजस्वी यादव की, तो इसमें काफी अच्छा इनको रिस्पांस मिला है लोगों के बीच। इसको कई जगह नोट किया गया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने भी इस पे बात की है कि तेजस्वी यादव को और उससे पहले राहुल गांधी की बीच जब यात्रा आई थी तो उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो बात ये है कि अब इसको चुनाव के वोट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि भीड़ इनके साथ जो भी लोग हैं इनके साथ हैं, अब इसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दूसरी चीज एक आती है कि इन लोगों ने कई कोशिश की है, राहुल गांधी ने भी, तेजस्वी यादव ने भी, कि लोगों के बीच एक हम लोग गठबंधन बनाने की कोशिश करें, मतलब कि राजनीतिक दलों का जो गठबंधन होता है, कोalition होता है, उसके साथ साथ एक जनता का कोalition बनाने की कोशिश कई राज्यों में हुई है। पहले तो तेजस्वी यादव ने भी पीडीए नाम का एक ये दिया था, पिछड़े दलित आदिवासी, बिहार में भी उसका फिर पहले जैसा तेजस्वी यादव का पुराना वोट समीकरण था मुस्लिम यादव का, उसके बाद उन्होंने बहुजन, अग्रा और आधी आबादी और गरीब का एक ये कोalition बनाने की कोशिश की है। उसी तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्राओं में लगातार मतलब कि उन्होंने तो सामाजिक न्याय और गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का बहुत सवाल उठाया है। तो यहाँ ये एक गौर करने की बात है कि चाहे आज मतलब कि एमएलए, एमपी और जितने नेता हैं वो अपना दल बदल भी लें, लेकिन लोगों के बीच जो एक कोalition बनाने की कोशिश है उससे इन दलों को बहुत फायदा मिलेगा।
दो तीन चीजें और है कि बिहार में मुद्दे खास तौर पे बहुत ज्यादा हैं और जो लोगों को प्रभावित करते हैं और खास तौर पे जो सरकार की विफलताओं से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में कुछ ही दिनों पहले रेलवे अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसको कि ना सिर्फ दबा दिया गया बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया और उनका वीडियो सब जो है वो इंटरनेट से हटा दिया गया। लेकिन इस बात से समस्या खत्म नहीं हो गई है। यहाँ पे बिहार में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और जैसे तेजस्वी यादव उसको मतलब मोबिलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब कि मेरी समझ है कि उनको बहुत इससे फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ है किसानों और मजदूरों की जो समस्या आज देश भर में आ रही है। पहले राजा राम जी ने भी कहा कि आज दिल्ली में जैसे किले ठोक दी गई हैं, उन पे आंसू गैस चलाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, रबर बुलेट चलाए जा रहे हैं। तो जो एक तरीके से मोदी जी अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं देश भर में मोदी की गारंटी का, और वो किसानों को उनकी फसल की न्यूनतम आय की गारंटी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं कर सकते हैं, वो युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं कर सकते हैं, वो महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो भी प्रचार प्रसार अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे देश भर में, वो मतलब कि उजागर हो जा रहा है लोगों के बीच। खास तौर पे इन सारी मुद्दों को लेके अगर जैसे कोशिश हो रही है, हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी इसको अपना क्लैरिटी के साथ अगर इसको पेश करें जनता के बीच तो उनको काफी फायदा होगा। और जो भी यात्रा अभी चल रही है आगे के दिनों में उम्मीद है कि देश भर में इस तरीके से और भी पहल किए जाएंगे और एक 2024 चुनाव में एक सकारात्मक रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। जी बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश, अपने शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, तेजस्वी जी की जन विश्वास यात्रा का जिस तरीके से माहौल बन रहा है, उसका नरेशन अपना गढ़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तो कम नहीं हो रहा है। पीडीए यात्रा करके निकाली है समाजवादी पार्टी और उससे जगह जगह चौपाल लगे हैं पूरे ये तमाम जिलों के जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और ये विधानसभा वाइज भी ये इनकी चौपाल लगी है, इनकी यात्राएं भी निकली है, लेकिन इसका वो इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है जो इम्पैक्ट अपने बिहार में तेजस्वी की जन विश्वास रैली से वो दिखाई पड़ रहा है। आप इसके पीछे कैसे क्या देखते हैं और इसको किस तरीके से और इसको फ्लैश किया जाए, आपका इस पर क्या विचार है शशांक जी? देखिए तिवारी जी, तेजस्वी खुद निकले हुए हैं और अगर आप अभी से यात्रा से पहले का टाइम पीरियड आप देखिए तो नीतीश जी के आने के तुरंत बाद जो अविश्वास प्रस्ताव आया तब उनकी जो विधानसभा की स्पीच थी वो हाईलाइट हुई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द ही 10-12 दिन के अंदर ये अपना यात्रा का प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो टाइम फैक्टर है यहाँ पर। स्थिति ये है कि आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा में औसतन, अब जैसे मैं खाली अपना ही उदाहरण लूं तो करीब 42-43 पंचायतें पिछले 1.5 महीने में मैं खुद कर चुका हूं, जिसमें 20 आदमी से लेके और 200 आदमी और 500 आदमी तक इकट्ठा हुए हैं। और इस तरह की हर लोकसभा में, और मतलब मेरे अलावा मेरे अतिरिक्त अन्य साथी भी कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें मीडिया में कभी नहीं आएंगी जो हो रही है। इम्पैक्ट तो मीडिया के बेस पे आप कर रहे हैं, बकिया जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप उतर रहे हैं, जनता में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, जनता सुनने को तैयार दिखाई दे रही है। फर्क ये है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा जितने भी भाजपा के विरोध में जितने भी सेकुलर साथी हैं, वामपंथी साथी हैं, जो सिविल सोसाइटी है, अगर इनको एक साझा मंच मिल जाए तो इन दलों में, इन संगठनों में वक्ता बहुत शानदार है। अभी क्या होता है कि छोटे लेवल पे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी दल में हो तो बमुश्किल तमाम
100-200 लोग ऐसे होते हैं जिनको आप वक्ता के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिले स्तर पे, जो व्यवहारिक है, चूंकि वह संगठन का आदमी है। लेकिन अगर हमें पढ़े लिखे जो लेक्चरर्स हैं, बुद्धिजीवी है, वामपंथी साथी हैं, साहित्यकार है, ये एक बड़ा तबका मिल जाएगा। और इस समय जन संवाद भी उतना ही जरूरी है जितना रैली माहौल बनाएगी और उसके बाद संवाद भी जारी रहे, तो वो एक तारतम्य चुनाव तक पूरा होता रहेगा। ये उतना पार्ट छुटा हुआ है, बाकी काम सब हो रहा है, लेकिन इस काम को और खूबसूरती से किया जा सकता है, इस काम में और ताकत बढ़ाई जा सकती है। और अगर ये काम अभी और जल्दी से शुरू हो जाएगा तो आने वाली रैली तो होनी ही होनी है। तो आप भी जान रहे हैं कि रैली होनी है, रैली रुकनी नहीं है। और अखिलेश जी की रैली में तो ये आना रहा है कि रात के 2-2 बजे और 3-3 बजे तक लोगों ने वेट किया है और 2-2 लाख की रैली करी है। जब इतनी बड़ी रैली होती है तो वर्कर्स में भी बड़ा अति आत्मविश्वास आ जाता है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि वोटर्स की भीड़, जो ये भीड़ है, इसको पेनिट्रेट करके जब तक बूथ तक नहीं ले जाओगे, उसके लिए एक प्रॉपर मशीनरी की जरूरत होती है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संसाधनों में विपक्ष से बहुत आगे है, इसलिए धनबल का जवाब जनबल से ही होगा। और जनबल कितना बड़ा हो सकता है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही बेहतर आप करते जाएंगे। और जब जैसे अभी बताया कि 20 सीटें 12 वोट 14 वोट और 16 वोट से जो लेफ्ट को हराई गई बिहार में, तो अब हमें मार्जिन भी 14,000, 20,000 और 25,000 का करना पड़ेगा, ताकि 10-5 हजार की जो बेईमानी है वो प्रशासन से हम तभी रोक पाएंगे जब हम मार्जिन का लक्ष्य लेके चलेंगे। हमें सीट कम से कम 50,000 और 1 लाख के ऊपर के मार्जिन पे लेके जानी है। अगर वो 400 पार कह सकते हैं कि हम 400 पार लेके जाएंगे, तो हमें भी कहना होगा कि हमें कम से कम 2 लाख की मार्जिन हर लोकसभा में लेनी है। इस लक्ष्य को लेके तब वर्कर भी अपने आप एक थोड़ा सा उत्साहित रहता है और उसी दिशा में जनता भी काम करती है। तो मुझे ये आपकी बात थोड़ी हद तक सही है, लेकिन इतनी निराशाजनक नहीं है। चीजें पॉजिटिव साइड में हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। और जो और अन्य साथी है, कुछ हमारे संदीप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं एक ही बात में बस खत्म कर रहा हूं कि चीजें अच्छी तरफ चल रही है, बस इतना कह सकता हूँ। मैं बस आनंद जी 2 बातें कहना चाह रहा था। मुझे लगा कि ये जरूरी है। एक तो बिहार में जो जनता आ रही है तेजस्वी के भाषण माने जन विश्वास यात्रा में, वो मैं फिर उसको कहूंगा कि वो भीड़ नहीं है, वो एक इमोशनल कनेक्ट है। और वो क्योंकि एक्चुअली जैसे नेता होते हैं जिस राज्य के समाज के, वैसे ही जनता भी होती है। ये एक बहुत सीधा सा समीकरण है। तो वैचारिक जो स्पष्टता है बिहार की जनता में, वो पूरे देश के किसी भी प्रदेश से ज्यादा है। भले वो अनपढ़ हो, लेकिन उनको समाज की समझ, उनको दुनिया की समझ, उनको जाति के समीकरणों का समझ दूसरों की तुलना में ज्यादा है। दूसरी बात, ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार मरे हुए सांप की तरह हो चुके हैं और वो बिहार की राजनीति में कोई रिलेवेंस नहीं रखते हैं। तो अभी जो सीधे संघर्ष है वो आरजेडी और बीजेपी में है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सीधी लड़ाई का मसला माने टूल उनका बस एक मीडिया है जो दिल्ली से चलता है और वो फेक नैरेटिव फैला रहा है, वही एक लड़ाई का माध्यम है। बिहार में हमारे साथी शाहिद कमाल ने कहा कि चौंकाने वाला, मैं उससे एक कदम बढ़ के कह रहा हूँ कि और भी चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था, हमारे साथी गिरीश जी ने कहा कि शायद वो वैचारिक उतना एक तरह का कनेक्ट नहीं था समाजवादी पार्टी में। एकदम बात गलत है, क्योंकि जो लोग 8 लोग गए हैं उनमें कोई समाजवादी मतलब कमिटमेंट नहीं था। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी तो तीसरे नंबर पर ब्लेम आती है। दूसरे नंबर पर जो सत्ताधारी दल है वो ब्लेम के लिए आता है कि वो खरीद फरोख्त रहा है, जिस तरह से डेमोक्रेसी को मार रहा है। उसने 8 लोगों के वोट लिए, मैनेज किया, ये सबसे खराब बात है। और तो ये खरीद फरोख्त वालों पर सवाल उठाया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का मसला आता है। और बिहार की राजनीति में एक और अंतर है, मैं बात कंप्लीट करूं सर। एक और अंतर है बिहार की राजनीति में, वो है लालू यादव। ध्यान रखिए, ये तेजस्वी की जो राजनीति शुरू हुई है वो आज और 6 महीने और 6 महीने की नहीं है। मैंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी का पॉजिटिव एक इमेज बिल्डिंग शुरू हो चुकी थी और वो काम भी शुरू हो चुका था। बिहार की राजनीति में एक अंतर वाला व्यक्ति जिसको हम लोग पूरे डिबेट में भूल गए, वो लालू यादव। उन्होंने वो कीमत चुकाई है जेल में रह के, एक लंबे समय तक इस शासन के खिलाफ जेल में रह के उन्होंने, शायद वो भारत की राजनीति के सबसे बड़े लंबे युद्धबंदी हैं जिन्होंने अपने
उस त्याग से उसकी कीमत चुकाई है। और दो और बातें कहूंगा कि देखिए, ये मैं भी ईवीएम को नहीं मानता था, लेकिन चीजों को देखने के बाद, पिछला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी देखने के बाद, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ में जो हुआ, खास करके बैलेट पेपर में जब इस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत हद तक जिस तरह से किसान आंदोलन को पूरी दुनिया के सामने कुचला जा रहा है, उनको अपने ही देश की राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ बचा नहीं है देश में। इसलिए मुझे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चंडीगढ़ की घटना और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, एक एक चीजों को आप जोड़िए, और उससे पहले वहां उनके दल को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप उनको तुरंत विपक्षियों को घोषित करिए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मसले हैं जो बहुत इस चुनाव को प्रभावित करेंगे और बहुत माने गंभीर मसले हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गिरीश जी? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में विपक्ष को तोड़ रही है और उसने ये काम उत्तर प्रदेश में भी किया। लेकिन मुझे खूब याद आता है जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिखर पर थे और मैंने अनेक बीजेपी से सीधी लड़ाई थी, तो मैंने अनेक अवसरों पर देखा कि वामपंथी दलों के यद्यपि 4 एमएलए या 5 एमएलए थे, लेकिन वो हर लड़ाई में वामपंथ को साथ लेकर के चलते थे। उसका लाभ उन्हें ये मिलता था कि जो दूसरी ताकतें थी, जो तोड़फोड़ करने वाली भारतीय जनता जैसी, बीजेपी जैसी ताकतें थी, वो सेंधमारी नहीं कर सकती थी। आज हमने अपना घर खुला छोड़ दिया है, सारे दरवाजे खुले हैं और हमने हमारे अगल बगल जो राजनीतिक किलेबंदी होनी चाहिए उसको नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सेंधमारी करने की कोशिश के मौके मिल रहे हैं, उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन अपने घर को दुरुस्त करने का काम निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बस 10 सेकंड, कि समाजवाद और वामपंथ में बहुत महीन अंतर है। कोई भी संवेदनशील और समझदार नेता वामपंथी को अपना वैचारिक भाई ही समझेगा। जी ये बहुत बहुत आप सारे साथियों का धन्यवाद। एक बात तो ये है कि कोई भी आंदोलन हो, उसको बांधने का काम तो संगठन करता है और संगठन के लिए वैचारिकी जरूरी है। अगर वैचारिकी हमारी कमजोर हो जाएगी और संगठन हमारा कमजोर होगा तो हम चाहे जितना हवा बांध लें, चाहे जितना तूफान मचा लें, चाहे जितनी बड़ी रैली कर लें, उसका संसदीय राजनीति में हम उसका उस तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे, निर्णायक उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज जरूरत है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर माहौल बना रहा है, लेकिन उस माहौल को बनाने के लिए, उसको वैचारिक आधार देने के लिए अपने साथ कांग्रेसी और जो ये समाजवादी साथी, ये वामपंथी साथियों को भी एकजुट करके ले चला है। और उससे ज्यादा असली बात होती जो हमारे शशांक जी ने कहा कि ये जो एनजीओज हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यहाँ पर क्रीम बुद्धिजीवी इनके पास रहते हैं, वक्ता इनके पास है, इनके पास आंदोलन करता है। अभी हम आपको बतावें कि 3 मार्च को बनारस में सारी राजनीतिक गतिविधियां विपक्ष की तो बिल्कुल शून्य पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनका अभियान अपने आप में चल रहा है। और 3 मार्च को महिला अधिकारों को लेकर के यहाँ एक रैली सब करने जा रहे हैं, समागम करने जा रहे हैं, सम्मेलन करने जा रहे हैं, और देश भर से तमाम महिला नेताओं को, महिला नेत्रियों को ये लोग बुला रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों के लिए राजनीतिक दलों को भी, और खास करके जो हमारे बड़े राजनीतिक दल है, नेतृत्वकारी दल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सारे शक्तियों को हम कैसे इकट्ठा कर सके, कैसे एकजुट कर सके। क्योंकि देखो भाई, निर्णय उसका लाभ तो आपको ही मिलना है, उसका परिणाम तो आपको ही निकालना है। तो ये बड़े राजनीतिक दलों का, बड़े लोगों का की भी ये जिम्मेदारी बनती है अपने नेतृत्वकारी साथियों को कि ऐसे सारे लोगों को हम कैसे इकट्ठा करके, कैसे बांध करके अपनी ताकत हम बढ़ा सकते हैं, उनके छोटी ताकत को एकजुट करके हम कैसे अपनी ताकत मिला सकते हैं, और उसके लिए संगठित प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ये शशांक यादव जी जुड़े, डॉक्टर गिरीश जी, संदीप जी, ऋषि आनंद जी, कमाल साहब और डॉक्टर सुनीलम, आप सब लोगों का कल हम फिर एक नए विषय के साथ